इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। इस युद्ध में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के एक देश ने भारत की टेंशन भी बढ़ा दी है। इस देश का नाम है कतर, जिसने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है। पिछले साल अगस्त के महीने में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। कतर की कोर्ट ने यह फैसला उस वक्त सुनाया है जब भारत और कतर के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे थे। भारत के सामने कतर बेशक कई गुना छोटा दिखता है, लेकिन छोटे से कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी, जो भारत के लिए एक तगड़े झटके से कम नहीं है। जिन 8 लोगों को कतर की अदालत ने सजा सुनाई है, उनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ विशिष्ट, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनकार पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नौसैनिक रागेश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर की एक कंपनी है दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज, जिसका मालिक ओमान एयरफोर्स का एक रिटायर्ड अफसर है। दाहरा ग्लोबल्स रक्षा क्षेत्र से जुड़ी डील्स का काम करती है। गिरफ्तार 8 भारतीय इसी कंपनी में काम करते थे। कतर सरकार का यह फैसला इसलिए भी किसी अचंभे से कम नहीं है, क्योंकि वह मिडिल ईस्ट में तमाम दिक्कतों के बावजूद महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कतर की पहल से ही हमास ने बंधकों को छोड़ना शुरू किया। पहले भी तालिबान और दूसरे आतंकवादी संगठनों के बीच बातचीत करवाने में कतर की भूमिका रही। कतर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका का वहां पर मिलिट्री बेस है। लेकिन कतर ने ये जानकारी भारत को नहीं दी कि 8 पूर्व नौसेना अफसरों को क्यों गिरफ्तार किया गया और सीधे ट्रायल चलाकर फांसी की सजा सुना दी। कतर सरकार के इस फैसले पर विदेश मंत्रालय ने कहा है, मौत की सजा के फैसले से हम गहरे सदमे में हैं। हम जजमेंट की डिटेलिंग का इंतजार कर रहे हैं। हम उन भारतीयों के परिवारों के सदस्यों और कानूनी टीमों के संपर्क में हैं। सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस पे पहला विकल्प तो ये हो सकता है कि चूंकि वहां की ट्रायल कोर्ट ने ये सजा दी है, तो वहां अपील फाइल कर सकते हैं। भारत सरकार आईसीजे में वियना कन्वेंशन के तहत जाके और आईसीजे से कुलभूषण जाधव के केस को प्रेसिडेंट की तरह देखते हुए एक सस्पेंशन का ऑर्डर आईसीजे से भी ले सकती है। दूसरी तरफ उन 8 पूर्व नौसेना अफसरों के परिवार सकते में हैं, जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हीं में से एक का नाम है कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, जिनकी बहन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहती है, जो अपने भाई की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए हुए थी। मतलब आपकी डायरेक्टली अभी एक भी बार बात नहीं हो पाई? हाँ, मेरी उनकी मदर से बात हो पा रही है। जी जी। तो बस संडे के संडे बात हो पा रही है। संडे के संडे। हाँ, और वो बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द कोशिश करिए कि हम बाहर आए। विपक्षी दलों ने भी सरकार के दखल देने और सभी 8 भारतीयों की रिहाई की मांग की है। It's terribly shocking and I must say unacceptable. I hope that the Indian government will take it up very strongly with the highest level of authorities in Qatar and that as a result we will have some satisfactory outcome. अब इस मामले को सुलझाने के लिए भारत सरकार की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और अब विदेश मंत्रालय कतर में भारतीयों की रिहाई के लिए कानूनी विकल्पों के अलावा राजनयिक रास्ते भी खोज रहा है। मसला काफी उलझ गया है। कतर ने सिर्फ 1 साल के अंदर इन भारतीयों की गिरफ्तारी से लेकर सजा तक की कार्रवाई पूरी कर दी और भारत को बचाव के विकल्प खोजने का पर्याप्त समय नहीं मिला। आप भी ये सोच रहे होंगे कि इनका गुनाह क्या था। हम भी यही सोच रहे हैं। हालांकि भारत सरकार और कतर दोनों ने आरोपों के बारे में कोई जानकारी खुलकर नहीं दी है, लेकिन मिडिल ईस्ट मीडिया की रिपोर्ट्स को हमने खंगाला तो उनके मुताबिक हमें पता लगा कि 8 भारतीयों को जासूसी के शक में पकड़ा गया था। इनकी कंपनी के मालिक को भी 2 महीने जेल में रहना पड़ा। अच्छा, पूरा घटनाक्रम क्या है ये समझ लीजिए आप। 30 अगस्त 2022 को इन 8 भारतीयों की गिरफ्तारी हुई। सभी को कतर की एक जेल में अलग अलग सेल में रखा गया। 1 अक्टूबर 2022 को भारतीय राजदूत ने जेल में सभी से मुलाकात की। 3 अक्टूबर को दाहरा ग्लोबल कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी हुई, वही कंपनी जिसमें ये भारतीय काम करते थे। कतर की कोर्ट ने 2 महीने बाद उसे जमानत दे दी, जो मालिक था उसे। जेल में बंद भारतीयों ने भी कई बार उसी आधार पर जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन नामंजूर हो गई।
25 मार्च 2023 को 8 भारतीय नागरिकों के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गए। 29 मार्च से कतर के कानून के तहत ट्रायल भी शुरू हो गया। इसी बीच 30 मई को दाहरा ग्लोबल ने दोहा में अपना कामकाज बंद कर दिया। गुरुवार को जेल में बंद उन पूर्व नौसेना अफसरों को फांसी की सजा सुना दी गई, यानी पिछले कल। अब सवाल यह उठता है कि कतर की जेल में बंद इन 8 लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। भारत सरकार के पास कौन कौन से कानूनी और कूटनीतिक रास्ते बचे हैं। इस मामले में भारत की न्यायिक प्रणाली के मुताबिक अपील की जाए और भारतीयों को दी गई फांसी की सजा को चुनौती दी जाए। एक तो ये रास्ता हुआ। भारत के पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ में अपील करने का विकल्प भी खुला है। इसके अलावा कतर से राजनयिक संबंधों के जरिए मौत की सजा को रोका जा सकता है। एक विकल्प और भी है कि कतर पर संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला जाए। भारत और कतर के बीच में जो सजायाफ्ता वो है बंदी हैं, उनको ट्रांसफर का एक प्रोविजन है जो 2015 में एग्रीमेंट साइन हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कतर में। तो उसके तहत इन सजायाफ्ता लोगों को जो है भारत लाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वैसे कतर मिडिल ईस्ट का वो देश है जो अरब देशों के कई संवेदनशील मुद्दों में मीडिएटर की भूमिका निभाता है। इजराइल हमास वॉर में भी निभा रहा है। भारत से कतर के संबंध बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीयों की सजा के कारण दोनों मुल्कों के रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। कतर में इस वक्त 8 लाख के करीब भारतीय नागरिक रहते हैं। कतर में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय माना जाता है भारतीयों को। इनमें मजदूर, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन सब क्लास के लोग हैं। 15,000 से ज़्यादा भारतीय कंपनियां कतर में काम भी कर रही हैं। इनमें लार्सन एंड टूब्रो, वोल्टास, विप्रो, TCS और टेक महिंद्रा जैसे कई नामी नाम शामिल हैं। कतर के साथ भारत के संबंध लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर व्यापारिक रिश्ते दोनों में बहुत ही अहम हैं। इसी साल भारत और कतर के बीच 1,50,819 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ टोटल, अगर हम लमसम बताएं तो। भारत ने कतर से 1,35,018 करोड़ का आयात भी किया, जबकि कतर को भारत ने 15,801 करोड़ रुपए का निर्यात किया। भारत से कतर अनाज, तांबे का सामान, लोहा, स्टील का सामान, सब्जियां, फल, मसाले ये सब इंपोर्ट करता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मशीनरी, प्लास्टिक का सामान, बिल्डिंग मटेरियल, ये तमाम तरह की वो सब चीज़ें हैं, कपड़े हो गया, केमिकल हो गया, स्टोन हो गया, रबड़ हो गया, ये सब आयात होता है। भारत कतर से पेट्रोकेमिकल और एल्यूमिनियम के अलावा PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस आयात करता है। कतर से भारत सबसे ज़्यादा 48% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी आयात करता है। सबसे बड़ा भारत जो है इंपोर्टर है। कि गैस इंपोर्टर है भारत वहाँ पे कतर को फिर ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसी बिजनेस डील की बात आएगी, कतर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। या अगर कतर कहता कि नहीं, लेट द बिजनेस बी असाइड, मैं अपना लॉ ऑफ द लैंड को रिस्पेक्ट करता हूँ, या वो कर सकता है, वो कोई भी स्टैंड ले सकता है। पनिशमेंट मिल रही है इनको, इसको अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से डिप्लोमेटिकली कतर को प्रेशर में डालना पड़ेगा विद अ फ्रेंडली मैनर, इन अ सॉफ्ट अप्रोच। ये एक सॉफ्ट अप्रोच का मामला है, ये कोई हार्ड कोर मामला नहीं है कि आप उसको बाध्य कर देंगे, उसको ब्लैकमेल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें लगता है कि 8 लोगों के लिए 8 लाख लोगों का भरोसा नहीं टूट सकता जो 8 लाख कतर में रहते हैं, और ना ही 2 देशों का रिश्ता खराब हो सकता है। दोनों देश कानूनी और राजनयिक ढंग से कोई ना कोई रास्ता खोजेंगे ताकि ये 8 भारतीय अपने परिवार के पास यहां सकुशल लौट सके। ABP न्यूज आपको रखे आगे।